आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो आरजेडी के कारण मिले। कांग्रेस अगर अकेले बिहार में राजनीति करना चाहती है तो करे। कांग्रेस को भी अपनी ताकत का एहसास है। बता दें कि यह फसाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान आरजेडी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने का आरोप लगाया था। इस पर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है और कहा है कि जो सीटें कांग्रेस के खाते में आई वो आरजेडी की वजह से ही आई। कांग्रेस को भी अपनी ताकत का एहसास है। तो ये तंज जो है वो कसा गया है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल के तरफ से कांग्रेस पर। रही तो जनाधार तो आरजेडी का बिहार में वोट जितना उनको मिला है राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है, जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिला है। अब ऐसे में जो कांग्रेस कहता है कि हम उनके चलते हारे हैं, तो लास्ट 2020 में 72 सीट लिए थे, 19 किनके कारण जीता था, सब सीट तो हार गए थे। हम लोग तो कहते थे इतना सीट मत ली, तो 1 सीट लिया था, इसीलिए अभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। अब एक बात और कह रहे कि कांग्रेस इस तरीके से भी आगे बढ़ने की बात हो रही है कि गठबंधन से अलग होकर अकेले बिहार में जो है अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। अच्छी बात है, उसका पार्टी का फैसला है कि हम अकेले चलेंगे, अकेले करेंगे, तो कौन रोकता है? हम काहे रोकते? तो लगता है कि कांग्रेस इस स्थिति में है कि अकेले? अब ये तो कांग्रेस जाने। कांग्रेस अपनी औकात का विश्लेषण कर लिया है और तब तय किया है कि जो हम अकेले चलेंगे तो कांग्रेस जाने। तो आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस में चुनाव के पहले भी गड़बड़ थी, अब भी गड़बड़ है। आरजेडी में भी भारी निराशा है। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में भी नारा लग रहा है, टिकट चोर बिहार छोड़कर। राजद और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल का ये स्वीकार करना कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, केंद्रीय नेतृत्व ने वो गठबंधन को स्वीकार किया, इससे साफ जाहिर है कि राजद और कांग्रेस आपस में ही लड़े। और देखिए, मंगनीलाल मंडल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने कहा है कि हमारी ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन ही क्यों करता। अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों? हमसे गठबंधन ये बताता है कि हमारी अपनी एक राजनीतिक ताकत है, तब कोई हमसे गठबंधन करता है। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता है। तो देखिए, ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां हार के बाद अब जो दरार है स्पष्ट रूप से वो देखने को मिल रही है। और सवाल यही है कि हार का जिम्मेदार कौन है। जो आरजेडी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी बीच विधानमंडल सत्र को लेकर आरजेडी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जहां सभी 25 विधायक बैठक में शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के नेतृत्व में बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में सदन के अंदर मजबूती से विपक्ष की आवाज उठाने और मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। आरजेडी के महासचिव रणविजय साहू ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और अपराध को लेकर आरजेडी सरकार को मजबूती से घेरेगी। लोगों का आशीर्वाद कम नहीं हुआ, आंकड़े हमें सदन के अंदर कम जरूर हुए हैं, लेकिन बिहार में जब देखेंगे परसेंटेज में तो हमारे जनता और हमारे नेता का आशीर्वाद मिला है। 23% से ज्यादा मत मुझे मिले हैं, लेकिन सदन के अंदर आंकड़े कम, लेकिन हौसले कम नहीं हुए हैं। हौसले मजबूत है, इरादे नेक हैं और हमारे पास नेता भी है और नीति भी है। रणवीर जी, आप लोग दावा कर रहे थे कि सरकार बनेगी, लेकिन कहाँ चूक हो गई जिससे सरकार तो देखा, अब निश्चित तौर पे सीटें मुझे कम मिली हैं। इन बातों का समीक्षा राष्ट्रीय जनता दल अपने स्तर से हम लोग कर रहे हैं और कहाँ चूक हुई है, जनता को समझाने में कहाँ हम विफल हुए हैं, इन मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और इस पूरी खबर पर रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि,
जब कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में बैठक हो रही थी तभी से ये आवाज सामने आई कि आरजेडी की वजह से हमने अपनी सीटें हारी, और खास करके जहां पर फ्रेंडली फाइट में आरजेडी उतरा वहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। लेकिन जब आज बयान लिया जाता है और बयान देते हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि 6 सीटें आपने अगर जीते भी कांग्रेस ने तो वो आरजेडी के रहमो करम पर ही। क्या इस बयानबाजी के मतलब समझे जाए दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जब से चुनाव मैदान में लोग थे, जिस ढंग से टिकट का बंटवारा हुआ, उस समय भी यही जो गलतफहमी थी, आपस की एकजुटता की जो कमी थी, वो थी, जिसके कारण कई सीटों पर, 1 दर्जन सीटों पर पूरा महागठबंधन फ्रेंडली फाइट लड़ रहा था। अब चूंकि नतीजे आ गए हैं, नतीजे आने के बाद समीक्षा जारी है, और समीक्षा के बाद भी सबसे मुश्किल महागठबंधन में यही है कि आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे पर जो है आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के विधायक जहां पे कह रहे हैं कि आरजेडी के कारण हार हुई, वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी वोट मिले हैं वो आरजेडी के जो वोटर्स हैं, इनका जो अपना वोट बैंक है, उन्हीं के कारण उन्हें जो भी सीटें मिली है, 6 सीटें वो मिली है। जब बात अकेले की बात हुई कि कांग्रेस अगर अकेले बिहार में लड़ना चाहती है, और बिल्कुल इस बीच आरजेडी विधायक दल की जो बैठक चल रही है उसको लेकर के अपडेट आपके पास क्या है रवियस? विधायक दल की यहाँ पे बैठक जो है वो शुरू हो गई है एक पोलो रोड में, और मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में बैठक है। तमाम जो 25 विधायक हैं यहाँ पे मौजूद हो गए हैं, और विधानसभा सत्र में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और बिहार में अपराध को लेकर के तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो चल रही है। इंतजाम तेजस्वी यादव का है, माना जा रहा है कि थोड़ी देर में तेजस्वी यादव भी पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव पहुंच सकते हैं। 25 विधायकों की संख्या, आगे शीतकालीन सत्र भी है, इसको लेकर क्या रणनीति बनेगी? शीतकालीन सत्र को ही लेकर के जो है वो रणनीति बन रही है, और माना जा रहा है कि संख्या भले ही कम हो, लेकिन मुद्दों के आधार पर सरकार को बुलंद आवाज के साथ जो है वो घेरने की तैयारी है। तैयारी ये भी है कि तेजस्वी यादव जो है वो शीतकालीन सत्र में जब अपना भाषण देंगे तो वो मजबूती से तैयार किया जा रहा है, और साथ ही तमाम विधायकों को जो लॉ एंड ऑर्डर और अपराध जैसे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर मजबूती के साथ सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है, और ये बैठक में यही रणनीतियां तय हो रही हैं। बिल्कुल, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। वहीं दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर भी बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक हो रही है। अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हमारे नेता ने हमें बुलाया है, वे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम संगठन पर चर्चा करेंगे, कैसे आगे संगठन को खड़ा करना है, कहां चूक रह गई उस पर चर्चा करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया है, आने वाले दिनों के कार्यक्रमों पर बात होगी, एक रोड मैप तय करना है, चुनाव में कहां चूक हुई उस पर बारीकी से बात करेंगे। तो देखिए, एक तरफ आरजेडी की बैठक तो दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस की भी अहम बैठक, जहां पर नवनिर्वाचित 6 विधायक और इन विधायकों के साथ ये बैठक हो रही है। इसके साथ साथ पार्टी शीर्ष नेतृत्व इनसे बात कर रहा है, और आने वाले दिनों में किस तरीके से कार्यक्रम रखने हैं, ये विधायक कैसे काम करेंगे, संगठन को भी कैसे मजबूत करेंगे, इस पर चर्चा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया है, तो जाहिर सी बात है कि आना है, और आने वाले दिनों में कार्यक्रमों को तय करना है, एक रोड मैप पे भी बात करना है, चुनावी प्रक्रिया कैसे कैसे हुई, फिर उस पर डिटेलिंग भी होनी है। तो इन सब बातों के लिए बुलाया है। हम लोग सब और भी डिटेलिंग में बातें करेंगे, माइन्यूट डिटेल पे भी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीरियसली इन सब चीज़ों को सोच रही है। हमारे नेता नेतृत्वकर्ता बुलाए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाए हैं, तो हम लोग चर्चा क्या आता है, नेताओं का क्या मार्गदर्शन आता है, हम संगठन पर चर्चा करेंगे, संगठन कैसे आगे खड़ा करना है और कहाँ कहाँ चूक हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे। और रवि सिसोदिया हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रवि, क्या अपडेट इस बैठक को लेकर के? नवनिर्वाचित विधायक शामिल है, क्या संदेश होगा खड़गे और राहुल गांधी का? बिल्कुल, देखिए, बड़ी बैठक कह सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पे चल रही है, और जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद हैं, और ये माना जा रहा है कि जिससे कुछ दिनों पहले जो बैठक हुई थी और जिसमें जो तमाम उम्मीदवार हैं उनके तरफ से ज्यादातर उम्मीदवारों का मानना था कि अब समय आ गया कि बिहार में एकला चलो, आरजेडी से अलग राह अपनाने की बात की जा रही थी, और कहा जा रहा था कि आरजेडी से अलग चला जाए, और अब जरूरत है कि कांग्रेस को अपने पैरों पे खड़ा होने का, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं, किसी के सहारे पे न चले, वहां पे अपने संगठन को मजबूत करे। ज्यादातर जो
उम्मीदवार थे उनका मत था। आज की अगर बात करें तो आज की बैठक में आगे की रणनीति पे चर्चा होगी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पे जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने अपने इस्तीफे की भी पेशकश की थी। तो कई मनमुटाव थे जिसपे मंथन हुआ था 2 दिनों पहले, और आज की बैठक के बाद माना जाए कि आने की क्या रणनीति होगी, क्या अलायंस को लेकर बात होगी, आगे क्या करना है, अकेले लड़ना है चुनाव आने वाले दिनों में, या फिर वहां गठबंधन तोड़ना। तो तमाम मसले हैं इस पर चर्चा होगी। जो तमाम उम्मीदवार थे उन्होंने 2 दिनों पहले जो शीर्ष नेतृत्व थे उनके सामने अपनी बात रखी थी, और ज्यादातर जो विधायक या यूं के जो उम्मीदवार थे उनका मत था कि बिहार में आरजेडी से अलग हो, पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठनों को तैयार करना है। तो चले बिल्कुल, तो जो आरजेडी पर ठिकरा फोड़ा गया है इस पर भी बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद का आलीशान बंगला अब आपको दिखाने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव महुआबाग पहुंच गए, निर्माण हो रहे घर को देखने लालू प्रसाद पहुंचे। बता दें कि लालू प्रसाद का यह जो आलीशान बंगला है उसका निर्माण महुआबाग में किया जा रहा है, और जायजा लेने लालू प्रसाद पहुंचे। जिनकी तस्वीर भी आप इस गाड़ी के अंदर देख पा रहे होंगे। बता दें कि 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के आदेश के बाद घर के निर्माण में तेजी आई है। ये निजी आलीशान बंगला लालू प्रसाद का, और लालू प्रसाद ने निर्माण कर रहे लोगों को निर्देश भी दिया कि तेजी से इस काम को पूरा कर लिया जाना है। न्यूज़ 18 पर इस बंगले की आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं। पटना के महुआबाग में यह आलीशान बंगला बन रहा है, और यह घर पिछले 1.5 साल से तैयार हो रहा है, और समय समय पर लालू प्रसाद यादव वहां जाते भी रहे हैं। यह दानापुर अंचल में पड़ता है। यह मकान भव्य तरीके से तैयार हो रहा है, जिसमें 7 से 8 बड़े कमरे तैयार किए गए हैं। इसके अंदर स्टाफ क्वार्टर, गार्डन एरिया के साथ मीटिंग हॉल, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की बड़ी जगह, पूजा स्थल है। चारों तरफ 15 फीट ऊंची बाउंड्री तैयार की गई है। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को खाली करने का निर्देश जो है वो भवन निर्माण विभाग द्वारा दिया जा चुका है, और इसके बाद लालू प्रसाद यादव का बन रहा नया घर जो है वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दानापुर अंचल का महुआबाग का इलाका है, और महुआबाग इलाके का ये जो आप बड़ा गेट देख रहे हैं, और यहीं से ठीक आगे अगर आप देखेंगे तो जो सामने जो आवास दिखाई पड़ रहा है, जो निर्माण हो रहा है, ये लालू प्रसाद यादव का जो घर है वो है। और यहाँ पे अक्सर लालू प्रसाद यादव जो है खुद इसको देखने के लिए जो है वो पहुँचते रहे हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो घर है काफ़ी भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, और इसमें बताया जा रहा है कि 8 से 9 जो कमरे हैं वो है। यहाँ पे बड़ा सा एक जो लोन है, एक तरह से कहें कि अगर मीटिंग हॉल अगर करनी है किसी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, तो उसके लिए मीटिंग हॉल भी तैयार है। और ये 2 मंजिला घर जो है वो तैयार किया गया है, और जिसका आकार काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी इसकी जो इमारत जो तैयार की जा रही है, इसकी जो भव्यता है वो चर्चा का जो है वो विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पे देखिए एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे लालू प्रसाद यादव के यहाँ पे तमाम जो फोर्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और देखिए अभी लालू प्रसाद यादव जो है वो खुद यहाँ पे इस मकान को देखने के लिए पहुँचे हैं। और ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आप ज़रा देखिए कि यहाँ पे आपको दिखाएं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं अपने आवास को देखने के लिए। और लगातार जिस तरीके से यहाँ पे काम को जो है वो तेज़ी लाया गया है कि यहाँ पे इस काम जो घर जो बन रहा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जल्दी तैयार किया जाए। कोशिश इस बात की है कि हालांकि काम अभी काफ़ी बाकी है, लेकिन अगर यहाँ पे 10 सर्कुलर रोड से हट करके जो नया मकान दिया गया हार्डिंग रोड में 39 हार्डिंग रोड, उसकी जगह अगर ये जल्दी से तैयार हो जाता है तो फिर यहाँ जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये ज़रा देखिए कि कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आके के एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो हैं उनकी गाड़ी जो है सीधे अंदर तक गई है, और वो जो अपना जो घर जो निर्माण हो रहा है उसको ये देखने के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ पे लगातार इसकी निगरानी जो है लालू प्रसाद यादव खुद हर एक तैयारी की, हर एक बनावट की यहाँ पे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि अंदर से इंटीरियर डेकोरेशन जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से करने की तैयारी है। और ये जब 10 सर्कुलर रोड खाली होगा तो यहाँ पे रहने की जो तैयारी है वो पूरी की जा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव नालंदा के कल्याण बिगहा पहुंचे, जहां उन्होंने पिता स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह की 48वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पहुंचते ही गांव के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर वाटिका में आयोजित समारोह में शामिल हुए। मौके पर परिवारजनों के साथ कई एनडीए नेता भी मौजूद रहे और उनका स्वागत किया गया। तो ये तस्वीर जहां पिता की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि माल्यार्पण नमन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। पैतृक गांव कल्याण बिगहा नालंदा का जहां नीतीश कुमार पहुंचे और इस दौरान एनडीए के नेता मौजूद रहे। कुछ गांव वाले स्थानीय लोगों की भी आसपास मौजूदगी थी और इस दौरान परिवार वाले भी साथ हैं जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। तो पिता की पुण्यतिथि पर शामिल हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह की ये 48वीं पुण्यतिथि की तस्वीर, जहां कल्याण बिगहा जब पहुंचे थे नीतीश कुमार। 1 दिसंबर से शीतकालीन विधानमंडल सत्र शुरू होने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें कि बिहार विधानसभा भवन के आसपास 1 से 5 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र के दौरान विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। नियम तोड़ने पर धारा 163 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग और तार की जालियां लगा दी गई हैं ताकि सत्र के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कहा कि अभी जो सत्र बुलाया गया है इसमें सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ कराएंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। सरकार की 2 प्राथमिकता है, कानून का राज और युवाओं को रोजगार। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ करवाएंगे और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। और तीसरे दिन जो है महामहिम राज्यपाल महोदय का ज्वाइंट सेशन में अभिभाषण होगा। इस बार बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं रह पाएगा क्योंकि फिर 1.5 महीने का बजट सेशन होता है फरवरी में, और इसी तरह करके अभी नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है इस सेशन का मुख्य मुद्दा है। सरकार की 2 प्राथमिकता है। पहला है कानून का राज, अपराध मुक्त बिहार, और दूसरा है युवाओं को रोजगार। और युवाओं को रोजगार हम तभी दे सकते हैं जब उद्योग और उद्योग विभाग को जो है सही तरीके से लोगों के लिए रोजगार का मुहैया कराने का एक साधन बनाए। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र इसलिए बुलाया गया है कि विधायी कार्य, विधायकों की शपथ के कार्य को संपादित किया जाएगा। हमारे पास विषय सूची नहीं आया है, लेकिन जनता उम्मीद कर रही है कि विशेष सत्र विशेष होगा। कार्यों को संपादित किया जाएगा। ये तो विषय तय करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। अभी हम लोग के पास विषय सूची नहीं आया है, लेकिन उम्मीद भरी निगाह से बिहार की जनता जरूर देख रही है कि यह विशेष सत्र खास होगा। 2025 इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गया, जो देश में जो मैंने देखा है उसके आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि सबसे शानदार हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि अगर हम भूभाग उपलब्ध कराएंगे तो इतने लोगों को, इतनी पूंजी इन्वेस्ट करिएगा, इतने लोगों को आपको रोजगार देना होगा। और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं, लेकिन मीडिया ने जब सवाल किया तो चुप्पी साध लिया उन्होंने। और देखिए इससे पहले तस्वीर सामने आई थी जब राष्ट्रपति भी दिल्ली पहुंची थी और अब पटना लौट आए हैं तेजस्वी यादव। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए, और जब सवाल पूछा गया मीडिया की तरफ से तो चुप्पी साध ली। तेजस्वी जी आज बैठक बुलाई गई, क्या तो ये तस्वीर तेजस्वी यादव का, ये बॉडी लैंग्वेज आप पढ़ पा रहे होंगे जब मीडिया ये सवाल पूछती है कि आप विधायकों की बैठक आपने बुला रखी है, कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सीधे वो गाड़ी में जाकर बैठते हैं, गाड़ी का दरवाजा बंद होता है और बिना कुछ बोले यहां से वो निकल पड़ते हैं। ना चेहरे पर मुस्कुराहट है, ना कुछ बात रखने की चाहत, और सीधे गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं।
बढ़ते आगे, नई सरकार गठन के बाद से पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। आज सुबह एक साथ 6 से अधिक जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। पटना, मुंगेर, बाढ़, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के जेलों में छापेमारी से जेल प्रशासन और कैदियों में हड़कंप मच गया। वहीं डीएमएसपी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ छापेमारी में कई तरह के संदिग्ध सामान भी मिले। वहीं जेल के सभी वार्डों में तलाशी ली गई। दरअसल अपराध पर अंकुश लगाने और जेल के अंदर संभावित आपराधिक गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से तलाशी अभियान चलाया गया। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां दानापुर के पूर्व विधायक और आरजेडी नेता रीतलाल यादव पर शिकंजा कसता जा रहा है। पटना पुलिस की जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रीतलाल अपने क्षेत्र में संगठित आपराधिक गिरोह संचालित करते हैं, जिसके जरिए उन्होंने करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की। दानापुर के पूर्व आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पटना पुलिस ने रंगदारी के एक मामले में उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच कर रही पटना पुलिस ने कई पहलुओं को उजागर किया है। पटना पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस बात को दर्शाया है कि रीतलाल यादव ने करोड़ों की संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की है। अपनी जांच रिपोर्ट में पुलिस ने कई बातों का उल्लेख किया है और यह रिपोर्ट ईडी को सौंप दी गई है। अब ईडी पूर्व विधायक पर केस दर्ज कर सकती है। पुलिस ने रीतलाल और उनके गिरोह के दूसरे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर रखी है। पुलिस ने जांच में यह पाया है कि पूर्व विधायक ने सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया है और उस पर अवैध तरीके से निर्माण करा दिया है। इसका खुलासा तब हुआ था जब रीतलाल पर संगठित गिरोह चलाने का केस खगौल थाना में दर्ज हुआ। तो कुल मिलाकर अब जो बात सामने आ रही है उसमें अब रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं और देखना होगा ईडी जब उनके खिलाफ केस दर्ज करती है तो आगे उनके खिलाफ कौन सा एक्शन होता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार